नेशन एंड वैल्यू नेशन पॉडकास्ट। कल रात को बोइंग का स्टार लाइनर फाइनली धरती पर लैंड कर गया है, मगर जो अपने साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया था उनको अब वहीं पर ही छोड़कर आ गया है आईएसएस के अंदर। 3 महीने 4 महीने से काफ़ी बवाल चल रहा था बोइंग को लेकर कि बोइंग की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी डाउन हो गई हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी काफ़ी डाउन हो गई है, और सिर्फ हवाई जहाज़ के अंदर ही नहीं, अब तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी वो दिखने लगी है। मगर कल खेला हुआ, सबको लग रहा था कि शायद वो ब्लास्ट हो जाएगा और धरती की सतह से बाहर निकल जाएगा और स्पेस में खो जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत सेफली वो लैंड कर गया। इसी पे आज चर्चा करेंगे कि क्या स्टार लाइनर की जर्नी रही और बोइंग एज अ कंपनी इस समय कहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि एक टाइम पर एरोस्पेस जायंट हुआ करते थे, अब आजकल कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेन कहाँ से उनका ज़मीन में टपक जाए। इसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ पॉप मैंशन में द होम टीम मिस मानसी दुबे और मानिक खजूरिया ऑन द पीसीआर, और साथ आज हमारे साथ हमारे पुराने मित्र मिस्टर सवर भाटिया, जो कि हवाई जहाज में उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो भी जुड़ रहे हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं आज की हम लोग। डन शुरुआत करते हैं स्टार लाइनर से ही। 4 महीने से सुनीता विलियम्स जी जो हैं फंसी हुई हैं, और उनके साथ उनके जो सहपाठी का नाम है बच विल्मर, वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। दोनों की लंका लगी हुई है ऊपर, फुल पावर भाई, और फुल पावर लंका लगी हुई है। खाना पीना उनका जो खत्म होने वाला था, खाना पीना, हाँ, एलॉन मस्क लेके सुनने जा में रहा है। आया है कि कुछ जाएगा उनके पास, मैगी वैगी जाएगी। हाँ, मैगी स्पेस में जा रही है आजकल। भाई क्या दिक्कत है भाई, जा सकते हैं पहाड़ों पे, मैगी मिल सकती है, स्पेस में क्यों नहीं जा सकती? हाँ, बस मैगी वहाँ पक पाएगी नहीं पक पाएगी। पानी कैसे हवा में उड़ रहा होगा, मैगी भी उसमें एक नूडल ऐसे हवा में तैर रहा होगा, वही भगवान जाने। डोमिनोज ने, ये तो बहुत बट खाया किसने वो। तो फिर अब ये मैं यही देखिए नासा से मैं यही विनती करना चाहूँगा, अब जब अगला क्रू ड्रैगन एलॉन मस्क का जाएगा तो कृपया उसमें जो है एक मैकडोनल्ड्स बर्गर, एक डोमिनोज पिज्जा, आइस टी, हाँ, और सुनीता विलियम्स जी अगर आप बाय चांस शो को देख ले तो आप बता दीजिएगा ऊपर से हमें, हम यहाँ से हम कन्वे डिलीवरी करते हैं। करवा देंगे, हम डिलीवरी करा देंगे। हम यहाँ के दूसरे स्विगी आज के डेट में, हम स्पेस के स्विगी, हम स्पेस के स्विगी हैं। तो चलिए थोड़ा सा आते हैं थोड़ा सीरियस मुद्दे पे कि प्रॉब्लम क्या हुई है स्टार लाइनर के अंदर। पहले इश्यूज क्या थे, कौन बताना चाहेगा? आप बताइए सर जी, क्या दिक्कत चल रही थी स्टार लाइनर में? जो 3 दिक्कतें सबसे ज्यादा सुनने में आई है, पहली चीज उसके थ्रस्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जाता है उसको एक चीज चाहिए होती है, फोर्स चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए, वो होती है थ्रस्ट। थ्रस्ट हमारा नीचे को काम करता है, और न्यूटन का जो 3rd लॉ है वो कहता है भैया एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक फोर्स अगर मेरा नीचे लग रहा है तो मेरा ऊपर को क्या फोर्स लगेगा? एयरक्राफ्ट, मेरा एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा। तो वो जो थ्रस्ट सिस्टम है उसके अंदर भगवान जाने क्या इशू आया है, नासा लगी हुई है बोइंग के साथ, भैया सॉर्ट करो उनकी तरफ से, भैया तो बोइंग का तो पता ही है। दूसरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है उसके प्रपल्शन सिस्टम के अंदर, जो बेसिकली आपके एयरक्राफ्ट के मनूवरिंग के लिए काम आते हैं, जितना मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी कौन सा स्पेस इंजीनियर हूँ कोई। और तीसरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है हीलियम लीक का। अब हीलियम क्या होती है? हीलियम होती है एक गैस जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब वो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। अब वो इतनी छोटी गैस है, वो कहीं से भी लीक मार सकती है, तो वही कोई इशू आ रहा है, वो लीक मार रही है। तो ये अभी तक 3 इशू आ रहे हैं जो सबसे बड़े रिपोर्ट करे गए हैं कि भैया ये इशू आ रहे हैं। उसको और भी कुछ चीजें हो सकती है, वो हो सकता है रिपोर्ट ना किया हो या हमें ना पता हो, बट चलो ठीक है। बट जो पब्लिकली अवेलेबल है वो यही 3 चीजें, हाँ, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ये 3 मेन इश्यूज आ रहे हैं। और इसका प्रॉब्लम वही होता है ना, देखो अगर बाय चांस उसके अंदर सुनीता विलियम्स और वो बैठे होते और वो धरती के अंदर एंटर कर रहा होता, तो धरती के अंदर एंटर करते समय भी उसको थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है, ताकि क्योंकि उसकी जो नीचे हीट शील्ड लगी है ना, हाँ, उसको उसी साइड पे लैंड करना है, और उसी हीट शील्ड वाली साइड पे उसको मेंटेन करने के लिए थ्रस्टर चाहिए होते हैं जो कि उसको उस डायरेक्शन में रख सके। डायरेक्शन में अगर उसमें से कोई भी, मान लो कुछ 50 थ्रस्टर हैं शायद से स्टार लाइनर में, अगर 25 भी फेल हो गए, 24 फेल हो गए, अगर वो एक साइड पे बेंट कर गया तो फिर आप हीट शील्ड की तरफ से एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर रहे होगे, फिर आप एंटर कर रहे होगे अपसाइड डाउन, और वो पार्ट जहां से कि जिसपे कोई हीट शील्ड नहीं, अगर वो शायद कोनिकल शेप में बना हुआ है, हाँ, वो कोनिकल उसका डॉकिंग का है और नीचे उसका बेस है, और तो बेस के साइड से उसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन अगर वो थ्रस्टर फेल हो जाते तो हो सकता था वो टिल्ट कर जाता।
और अगर ऊपर से दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि सुनीता विलियम्स और उनके साथ जो एक एस्ट्रोनॉट फंसे हुए हैं वो उनको लाने नहीं लेकर आ हाँ पाए। उनको लाने नहीं दिया गया क्योंकि उनको था कि भाई बाय चांस भी अगर थ्रस्टर हवा में फेल हो जाता है एंटर करते समय तो फिर बवाल हो जाएगा दोनों। फिर वो कल्पना चावला वाला सीन देखना पड़ सकता है, तो नासा ने उसको अवॉइड करने की कोशिश करी थी टेक्निकली। देखो बहुत सीधी बात है, एरोस्पेस के अंदर और एविएशन के अंदर ना सेफ्टी को हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी रखा जाता है किसी भी चीज़ को लेके। तुम्हारे एयरक्राफ्ट में कुछ भी हो गया, एक पेच भी निकल गया, हम क्या करते हैं, गाड़ी में पेच निकल कोई बात नहीं, खुद ही नट बोल्ट से सही कर दिया, मैकेनिक के पास लेके 100-200 दे के सही करा दिया। वहाँ नहीं है ऑप्शन, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे हल्की सी भी मिस्टेक, हल्की सी भी चूक तुम्हारा पूरा सिस्टम बिगाड़ सकती है, सीधा जान ही लेगी। सीधे जान लेगी भाई। वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, तुम गाड़ी पार्क करके साइड में ये थोड़ा ना कह सकते हो रुक जाओ मैं स्पेसक्राफ्ट नट लगा देता हूँ। वही वहां पे खत्म भैया, तुम खत्म, कोई चांस नहीं हो। जो बंदा अंदर से पैसेंजर है बाहर निकल ले कह रहा भाई ओ जरा एक बारी दरवाजा खोल, मैं नट लगा कर आ रहा नट हूँ लगा के आ रहा हूँ भाई, वो चीज नहीं हो सकती वहां पे। सेफ्टी तुम्हें जहां लगता है कि थोड़ा बहुत अनश्योर हो, 99.9% चांसेस, नहीं भैया, जब तक तुम्हें श्योरिटी नहीं है कि भैया ये सेफली लैंड करेगा, सारे सिस्टम काम करेंगे, तब तक तुम रिस्क नहीं ले सकते। बट अभी जो भी ये माहौल चल रहा है हमारा, लाइक बोइंग को लेके, उसके सेफ्टी कंसर्न्स को लेके कितना ज़्यादा इशू चल रहा है। जो 2 विसल ब्लोअर्स भी आए हैं अभी रिसेंटली, दे हैव आल्सो डाइड अभी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इन्वेस्टिगेशन, अरे बहुत चीजें हैं तो ये विसल ब्लोअर, चलो अभी बोइंग पर तुम लोग आएंगे, लेकिन ये विसल ब्लोअर वाला जो कांड हुआ था ये स्टार लाइनर में भी हुआ था। जब स्टार लाइनर का ट्रिप था 9 दिन का बेसिक, ठीक है, 9 दिन का उसको 9 दिन के अंदर वहां जाकर, वो टेस्ट मिशन था, हाँ, वो कोई मिशन नहीं था, मिशन वाला मिशन नहीं था वो शायद कैलिब्रेशन था उसका। हाँ, वो ये था कि भैया ये जाके स्पेस में होकर आ सकता है वापस कि नहीं आ सकता, ये चेक करना था उनको। वो सिर्फ 9 दिन का था, जो भी 4 महीने का बन चुका है और अब 6 महीना और एक्सटेंड होगा। अभी उनका जो है वो फरवरी की बात चल रही है कि वो लोग फरवरी में आ हाँ, पाएंगे वो इलॉन मस्क लेकर आएगा। तो जब ये गए हैं, जब जा रहे थे उस टाइम पर भी थ्रस्टर फेल हो गए थे इनके, बट ये जैसे तैसे जाके डॉक कर गए अंदर। जब ये डॉक कर गए तब नीचे से कुछ विसल ब्लोअर्स निकले हैं जिन्होंने आके ये बोला कि भाई नासा और बोइंग को ऑलरेडी पता था कि हीलियम लीक हो रहा है और थ्रस्टर फेल हो जाएंगे, उसके बाद भी इन्होंने उड़ने दिया ऐसे। और हीलियम लीक सिर्फ तब नहीं हुआ जब वो स्पेस में गया है, वो 3 बार जो है एक्सटेंड हुआ है, पोस्टपोन हुआ है कि अभी आज उड़ेगा, नहीं हीलियम लीक हो रहा है, नेक्स्ट टाइम फिर अब आज उड़ेगा, हीलियम लीक हो रहा है, तीसरी बार उन्होंने कहा उड़ने दो, देखते हैं क्या होता है। तो ये बेसिकली उन्होंने उनके साथ भी रिस्क ही लिया है, वो अल्टीमेटली इट जस्ट वर्कड आउट। ये रिस्क ऐसा समझो, देखो यूएस के अंदर ना प्रॉब्लम क्या है, वहां पर लॉबिंग पावर बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वहां की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारी कनेक्टेड है, मान लो बोइंग हो गई, तुम्हारी लॉकहीड मार्टिन हो गई, ठीक है, जो वेपन्स मैन्युफैक्चरर है, तुम्हारा इसको गूगल को ले लो, ठीक है, इन सब का दबदबा रहता है व्हाइट हाउस के अंदर, ठीक है। नासा कोई कंपनी नहीं है, नासा एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसको की फंडिंग मिलती है और उसके बेसिस पे वो काम करती है। ये सब कंपनियां हैं, ये अपना प्रॉफिट देखती हैं पहले। तो बोइंग, मान लो बोइंग गया, बोइंग ने इतना स्टार लाइनर बनाया, देखो पहले समझो स्टार लाइनर है क्या। 2010 में रिलीज हुआ था इसका प्लान, बोइंग ने कहा था कि हम लोग इसको बनाएंगे। 2010 से लेकर 14 साल हो चुके हैं, ये उड़ना था 2019 में, बड़े 2024 में उड़ा, पोस्टपोन हुआ है, ये पोस्टपोन होता जा रहा है। 5 सालों में सिर्फ कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन हुआ है। इनको बनाना था इसे कुछ $2 बिलियन में, इन्होंने 4 लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद भी इनका भी उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बोइंग की जो अंदर पावर है ना सरकारी, वो बहुत बड़ी है। मैं ये भी देख रहा था, मैंने नोटिस किया जब स्टारलाइनर फंसा ऊपर, जब पहला डिले आया कि भैया 9 दिन के बाद वापस नहीं आ रहा है और अभी इनडेफिनेट पीरियड के लिए से पोस्टपोन कर रहे हैं। इनडेफिनेट पीरियड, हाँ, सीधा इनडेफिनेट, हमें नहीं पता ये वापस, हाँ, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कब इसकी हम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाएंगे, उसको हम नहीं चला पाएंगे। और जो लोग वहां पे लेके गए हैं वो लोग फंस गए, उनका भी कुछ वो नहीं है। क्या वो क्या बोल सकते हैं, मैं तो स्पेस में फंस चुका हूँ, मैं क्या बोलूँ कि भैया नहीं मैं तो कूद रहा हूँ, मैं वापस बोलूँ। हाँ, वो तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, बट देन अगर कोई इंसान गया 9 दिन के पीरियड के लिए, बट देन वो फिर प्रिपेयर्ड भी तो उस हिसाब से, वो प्रिपेयर्ड है अपनी जान देने के लिए। पहले आप ये समझो, कोई भी स्पेस में जाता है तो उससे साइन करवाया जाता है कि भैया अगर आपका लॉस हो जाता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप अपने रिस्क पे जा रहे हो, बट हम एज अ कंपनी श्योरिटी रखते हैं कि हम जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम करेंगे। आप स्पेस पे जा रहे हो यार, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता भाई, तो आपको हमेशा रहता है दूर है। हाँ, तो हमेशा रहता है क्योंकि जान जा सकती है किसी, आप जिस रॉकेट में उड़ने जा रहे हो क्या पता उस रॉकेट के अंदर कुछ लिख कर जो रॉकेट उड़ते समय फट जाए, तो हुआ है वो भी, बहुत हुए हैं, वो भी हुआ है, बहुत हुए हैं। तो वही चीज है कि उसकी वो दिक्कत नहीं। देखो सुनीता विलियम्स प्रिपेयर होकर गई है एज एन एस्ट्रोनॉट कि मेरी जान जा सकती है, मैं मर सकती हूँ इस मिशन के अंदर, और वो टेस्टिंग फ्लाइट है, ऐसा नहीं कि वो उड़ चुका है 5-6 बारी, वो टेस्टिंग फ्लाइट है, उसको पता है कि इसमें रिस्क लेने गई है। हाँ,
मगर प्रॉब्लम ये है कि बोइंग ने नैरेटिव कैसे कंट्रोल किया पहले 1 महीने में। जब ये कांड हुआ, जब फर्स्ट टाइम फंसे, तब जो है न्यूयॉर्क पोस्ट का आता आर्टिकल कि दे आर स्टक इन स्पेस नाउ। हाँ, बोइंग ने आके और नासा ने क्लैरिफिकेशन दी कि दे आर नॉट स्टक इन स्पेस, हम तो बस ऐसे ही देख रहे हैं कि कितना और पोस्टपोन हो सकता है। बाकी जितना यूएस का मीडिया था सब ने ये चलाया कि एस्ट्रोनॉट्स आर नॉट स्टक इन स्पेस। और ये इसलिए चलाया क्योंकि वो कंपनियां डरती हैं बोइंग से, क्योंकि बोइंग की इतनी पावर है। इन द व्हाइट हाउस। हाँ, बहुत। ठीक है, उसको पता, और इसीलिए 2 महीने तक उन्होंने एडमिट ही नहीं किया कि ये लोग स्टक हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेस क्राफ्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये बोइंग एज अ कंपनी पूरा प्रॉब्लम। इनका अभी सीईओ चेंज हुआ है हाँ, पिछले महीने, ठीक है, और पिछले सीईओ ने क्या गुड़गोबर किया है वो हम देख ही रहे वो हैं, सबके सामने है। ठीक है। तो स्टार लाइनर कोई मेरे लिए वो नहीं था कि इसके अंदर इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाँ एक चीज जो मुझे दिखी, जो मेरे को शॉकिंग हुई, वो चुपचाप लैंड कर गया आके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ नहीं। बट हाँ थोड़ा बहुत ग्लिचेस हुए बीच में, लेकिन वो लैंड कर गया, बट वो एटलीस्ट सेफली आ गया। सेफली आ गया। हाँ, ठीक बट है, इस चीज की प्रेडिक्शन करना मुश्किल था ना कि मुश्किल सेफली आएगा या नहीं आएगा। आएगा। अगर ये बात गारंटी होती भैया ये आएगा ही आएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो वो पहले ही आ जाते। वही चीज है। बात पूरे फसाद की जड़ी यही है ना कि प्रोबेबिलिटी थी आपके पास कि ये लैंड करेगा या नहीं करेगा। 3 सिस्टम्स में प्रोबेबिलिटी उसके ना सेफ होने की, ना सेफ लैंडिंग की ज्यादा थी rather than सेफ लैंडिंग की। नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा सेफ लैंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, बट जब आप एविएशन में होते हो ना, आप हल्का सा भी चांस नहीं ले सकते किसी इंसान की जान के साथ। 10% भी अगर है कि नहीं हो रहा, कैंसिल है। 10% भी ज्यादा बोल दिया। वैसे रूम फॉर एरर एविएशन में होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। किसी कॉकपिट में जाओगे वहां पे बैकअप सिस्टम्स ही इतने होते हैं कि एक सिस्टम फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा है। तो वो हमेशा प्रोबेबिलिटी लग के चलते हैं कि अगर कुछ ना कुछ बर्बाद हो ही गया या फिर कुछ हमारे हिसाब से नहीं चला तो हम प्रिपेयर रहें बैकअप के लिए कि हम फिर चीजें क्या यूज कर सकते हैं। वही तो यही चीज है कि देखो स्टार लाइनर अब वो सही है कि नहीं है, अब नासा उस प्लान को स्क्रैप कर देगा कि नहीं करेगा तो टाइम बताएगा। मगर इसी से आते हैं बोइंग पे ही, क्योंकि बोइंग आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धरती पे ना सिर्फ 2 ही हवाई जहाज हैं जो कि कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एक बोइंग एक एयरबस। बस। और इन दोनों में से किसी एक में भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है और हमें नहीं पता कि हम कब की कौन सी फ्लाइट बुक कर रहे हैं और कब हमें बोइंग मिल जाए या कब हमें एयरबस मिल जाए, ये हमें नहीं पता। और हमें नहीं पता कि कब कौन सा बोइंग मिल जाए जिसके अंदर की डिश वॉशर से जो है उसको साफ किया गया हो, उसके नट जो हैं वो मास्टर हमारे क्रेडिट कार्ड से लगाए गए हों, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता डोर निकल जाए, किसका डोर, किसके टायर निकल जाए, ठीक है, किसकी खिड़की फट जाए, ठीक है, किसका अंदर जो है कॉकपिट के अंदर एकाएक जो है उसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाए, प्लेन अपना भी नोज डाइव मार दे, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टार लाइनर की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पहले से चलती आ रही है। अब पहले स्टार्ट करते हैं बोइंग के ना थोड़ी हिस्ट्री से कि बोइंग के साथ हुआ क्या है, कहाँ से कंपनी आई, कहाँ से बनी, कैसे ये यहाँ तक पहुंची है। तो बोइंग जो है ये मेरे ख्याल से 100 साल से ऊपर हो गई कंपनी को। 1916 या 1917 में ये कंपनी बनी थी। विलियम बोइंग ने बनाई थी ये कंपनी। और हुआ ये था कि जब ये कंपनी बनी थी उस टाइम पे ये मेजरली एक तो एविएशन में थी, प्लेन्स बनाती थी, उसके अलावा ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी बनाती थी और कुछ कार्गो एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स वगैरह, मतलब ये सब, मतलब जो चीज़ें हवा में उड़ती हैं वो मोटे मोटा बोइंग बनाता था। जब ये कंपनी बनी थी ना, कंपनी का सिर्फ एक ही विजन था कि मेरे को बनाने प्लेन, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता कितनी इनोवेशन चाहिए, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता कितने रिसोर्सेज चाहिए, अगर मेरे को प्लेन बनाना है मैंने प्लेन बनाना है, मैंने और कुछ नहीं करना। तो जो उस टाइम पे वर्कफोर्स होती थी, जो उस टाइम पे एम्प्लॉयज होते थे ना, उनका दिमाग एक जगह पे था कि भैया ऐसे प्लेन बना दो कि दुनिया देखती रह जाए। और वो हुआ। 1969 में आया 747। जिनको व्यूअर्स को नहीं पता, 747 वो एयरक्राफ्ट जिसमें आपने देखा होगा एक ऊपर हम्प है, हम वापस नीचे डबल डेकर वाला जो डबल डेकर, बट वो हाफ डबल डेकर है, उसका जो बड़ा पीछे से नहीं है, आगे वाले। हाँ, सिर्फ आगे से थोड़ा सा डबल डेकर है, वो आपका 747। आपने बहुत बार देखा होगा, एयर इंडिया के पास भी है, बहुत इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास है। जब वो एयरक्राफ्ट आया ना, उसने एविएशन के घोड़े खोल दिए, क्योंकि एक तो बड़ा एयरक्राफ्ट, ज्यादा पैसेंजर, 4 इंजन, ज्यादा रेंज। तो उसने ऐसी डेस्टिनेशंस को जहां पे एक बार लेओवर करके जाना पड़ता था, उस एयरक्राफ्ट ने उन डेस्टिनेशंस को एक साथ कनेक्ट कर दिया।
तो अब आपके लिए ये हो गया, ट्रैवल ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। और एयरलाइन ने इसमें क्या किया, जो ऊपर वाला हम्प है ना, वहाँ पे इन लोगों ने फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास दे दिया। ये ट्रेंड चल गया। मेरे ख्याल से शायद पैनम थी वो एयरलाइन जो सबसे पहले ये वाला ट्रेंड लेके आई। जैसे ये ट्रेंड चला, दूसरी एयरलाइन देखा, वाह क्या बात है, हम भी करेंगे ये चीज़। तो सबने उठाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से ना बोइंग एक लेजेंडरी आइकॉन बन गया एविएशन के अंदर कि भैया बोइंग है। उस टाइम पे लोग बोलते थे इफ इट इन बोइंग आई एंड गोइंग, कि अगर बोइंग नहीं है भैया मैं नहीं जा रहा। तो ये उस टाइम पे सेइंग थी लोगों की, ऐसा मतलब लोग बोलते थे उस टाइम पे। बट हुआ क्या कि धीरे धीरे बोइंग अपना इनोवेशन करता गया। फिर बोइंग ने लॉन्च किया अपना 737। जिन लोगों को नहीं पता, 737 एक आपका डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि सिंगल आयल है। मतलब उसके अंदर एक आयल है, 3x3 की मोस्टली सीट्स रहती है। तो अगर आप कहीं कभी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल में ट्रैवल कर रहे हो तो मोस्ट ऑब्ली या तो आप 737 में ट्रैवल कर रहे हो या तो आप A320 में ट्रैवल कर रहे हो। A320 बनाता है आपका एयरबस। तो ये दोनों आपके सबसे फेमस कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। तो बोइंग का जो 737 था वो भी बहुत तगड़ा चला, मज़ा आ गया भैया। सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन, फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शन वो उस टाइम पे था। उसके बाद क्या हुआ, बोइंग के लिए सब चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा था, मज़ा आ रहा था बोइंग को, भैया डोमिनेट कर रहा है। साथ में यूएस में एक और कंपनी थी मैकडोनल्ड करके। हाँ है ना, डगलस, मैकडोनल्ड डगलस। हाँ मैकडोनल्ड डगलस, हाँ एग्जैक्टली। तो वो कंपनी बना दी थी उस टाइम पे DC-10 नाम का एक एयरक्राफ्ट, जिसके अंधे क्रैशेज हुए थे। उसको डेथ चेम्बर बोलते थे लोग। उसके 2 इंजन सामने और एक पीछे आपके रडर पे। हाँ मेरे को याद आ गया, 3 आ गया ना, फ्लाइंग डेथ, उसको फ्लाइंग चेम्बर बोलते थे। विंग के बीच में लगा हो, जो टेल होती थी उसके हाँ, बीच में टेल के बीच में इंजन लगा होता था DC-10। याद आ गया। तो बोइंग की और मैकडोनल्ड डगलस, इन दोनों कंपनीज का होता है मर्जर। ये मेरे ख्याल से शायद 1990 या 2010 उस पीरियड के अराउंड होता है, मेरे को एग्जैक्टली डेट नहीं याद। बट जो मर्जर होता है ना वो उस टाइम के अराउंड होता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जब मर्जर होता है ना, मैकडोनल्ड डगलस का CEO कहता है भैया मैं CEO बनूंगा, मेरे को बोइंग का नहीं चाहिए, तुम जाओ तुम मरो जाके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भैया, मैं CEO बनूंगा, मेरे को आधा सब मैं करूंगा, जो करना मैं करूंगा। उसे बना दिया था। हाँ उसे बना दिया लोग। मतलब एक मिनट, डगलस के CEO को बोइंग का CEO बना दिया था। हाँ मर्जर के बाद तभी तो लोगों ने बोला कि भैया मैकडोनल्ड डगलस ने बोइंग को खरीद लिया उसी के पैसों से। ये कांड हुआ है भाई। चलो भाई मैं नहीं बैठूंगा, मैं आज जिंदगी में बोइंग में नहीं बैठना चाहता हूँ। हाँ भाई ये तो शुरुआत है, ये तो अभी तो मैं वो प्रीव्यू दे रहा हूँ कि स्टोरी अभी आगे चलने क्या वाली है। ये तो इंट्रोडक्शन था। चलो ठीक है, इतना हुआ, दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ। इसके बाद क्या होता है, अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा बोइंग की आइडियोलॉजी क्या थी। बोइंग कह रहा था कि भैया मैं सिर्फ टेक पे फोकस करूंगा, मैं इनोवेशन पे फोकस करूंगा, मेरे को नए प्लेन बनाने हैं, मेरे को नई टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेट करनी है। मैकडोनल्ड डगलस कहता था भाड़ में जाए प्लेन, मेरे को प्लेन चाहिए ही नहीं, मेरे को तो पैसा कमाना है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, मेरे को वो देखो शेयर होल्डर वहां पे पैसा लेके खड़े हुए मुंह के अंदर, मेरे को उनको खुश करना है, मेरे को उनके मुंह पे और पैसा फेंकना है। और यही है सारी फसाद की जड़, जो आगे धीरे धीरे डिस्क्लोज होती जाएगी कि हुआ क्या। तो ये 2010 में हुआ था ये। मतलब 1990 या 2010 अगर मैं देखूं, मेरे पास किसी डॉक्यूमेंट में अगर मर्जर का होगा, एक बार देखिए डॉक्यूमेंट में लिखा है कब हुआ था ये एग्जैक्ट। इस वाले में नहीं है, चेक कर लेते हैं हम लोग। बट वही चीज है, अगर देखो मर्जर तो ठीक है, एक बार CEO भी पहले मर्जर चेक हुआ है 1997 में। 1997 में मर्जर हुआ ना, तो वही हो गया। मतलब हाँ ठीक है, 2000 मान लो, 2000 से मान लो, इसी डेकेड के अंदर बेसिकली चेंज हुआ और इसी डेकेड के अंदर कंपनी की ऐसी तैसी हुई है। देखो मुझे क्या दिखा है, ठीक है हम लोग अभी आगे की प्रॉब्लम्स पे आते हैं बोइंग की, कि उसके बाद क्या हुआ, 2010-11 के बाद क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। मुझे एक बहुत वियर्ड सा पैटर्न दिखा है US के अंदर, जितना भी मैंने उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करी है ना, मुझे हर चीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट दिखा है, और वो है नाज़ी जर्मनी। कैसे? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब नासा की स्थापना हुई थी तो नासा कुछ भी नहीं था। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, ठीक है, तो US ने जो है नाज़ी जर्मनी के अंदर जो उनके टॉप लीडर्स थे सबको ट्रायल पर डाला। न्यूरनबर्ग ट्रायल हुआ था, उसके अंदर उनको डाल के सबको फांसी दे दी। मगर उसी समय पे क्या हो रहा था, जो सोवियत यूनियन था,
वो बहुत दिमाग से खेल रहा था। वो कह रहा भाई इनके तगड़े तगड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इनको फांसी क्यों देनी, इनको चुपचाप स्मगल करो इधर, ये हमारे लिए इनसे डील करो कि हम तुम्हें बख्श देंगे, मगर तुम हमारे लिए आके जो है रॉकेट बनाओगे, हमारे लिए वेपन बनाओगे, हमारे लिए एडवांस टेक्नोलॉजी बनाओगे, क्योंकि वो पीरियड था जहाँ पर की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही थी और दो सुपर पावर्स जो हैं आपस में compete भी कर रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सोवियत यूनियन और यूएस। हुआ क्या, जब यूएस ने देखा कि भाई सोवियत यूनियन भी लेके जा रहा है जन नाज़ी साइंटिस्ट अपनी साइड, तो यूएस के अंदर एक सीआईए ने और एफबीआई ने मिलके, उस टाइम पे सीआईए भी जस्ट बनी थी, एडवर्ड हूवर ने बनाई थी वो, एडगर हूवर ने बनाई थी, वो जस्ट बनी थी, और उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन पेपर क्लिप। उस ऑपरेशन के अंदर क्या था, 1500 से 1600 साइंटिस्ट, नाजी साइंटिस्ट को चुना गया था अमेरिकन एजेंसीज के द्वारा कि इन लोगों को उठा के यूएस लेकर आना है और इनको अपने काम में लगाना है। उसमें से एक आदमी था जिसका नाम था वर्मेन वैन ब्रॉम। अच्छा। वो आदमी नाजी जर्मनी का वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट में से था, एक तरीके से हिटलर का जो सबसे क्लोजेस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, कि हाँ सारे साइंटिस्ट आर्किटेक्ट्स और मेरे अंडर रहेंगे, सबसे क्लोजेस्ट साइंटिस्ट में से एक था वो अडोल्फ हिटलर के। उस आदमी को ये लोग ऑपरेशन पेपर क्लिप में यूएस लेकर आए थे, और उस आदमी ने सोचो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया था, नासा। नासा। नासा वही सही है। नासा की मून लैंडिंग में उस नाजी का हाथ है, नासा का पूरा अपोलो मिशन उस नाजी का हाथ है। और ये सोचो जितना भी यूएस ने 1950 से लेके 1990 तक अचीव किया, जिस टाइम पे पीक था स्पेस का, जब ये लोग साथ साथ ट्रिप मार रहे थे, मून लैंडिंग कर रहे थे, सैटेलाइट छोड़ रहे थे और सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ रखा था स्पेस में, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम था एक नाजी का। और ये चीज तब तक डिस्क्लोज नहीं हुई जब तक कि वो मरा नहीं, और उसके मरने के भी बहुत टाइम बाद, इनफैक्ट उसके मरने के ऑलमोस्ट लाइक इंटरनेट आया था। जब इंटरनेट आया, जर्नलिज्म थोड़ी सी ओपन हुई, तो एक जर्नलिस्ट थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, उस जर्नलिस्ट के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे यूएस गवर्नमेंट के। उस टाइम पे यूएस के अंदर एक बिल पास हुआ था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है उनको पब्लिक किया जाएगा। उसमें से एक डॉक्यूमेंट था ऑपरेशन पेपर क्लिप का, जिसके अंदर ये लिखा था कि ये बंदा जो कि इतने दिन से नासा का हेड बन के बैठा हुआ था, जो अपोलो मिशन लीड कर रहा था, ये एक्चुअली में एक नाजी जर्मनी का आदमी था। और ठीक है, मैं कह रहा हूं कि नासा के अंदर था। दुनिया के अंदर सबसे एडवांस्ड एयरप्लेन बनाने वाला मैन्युफैक्चरर कौन था उस पीरियड में? उस टाइम पे बोइंग था। बोइंग। उसने मैकडोनाल्ड डगलस को भी हरा दिया था। मैं मान ही नहीं सकता हूं कि बोइंग के अंदर उस पर्टिकुलर पीरियड में किसी नाजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं मान ही नहीं सकता हूँ इस चीज को। हो सकता है पेपर क्लिप के अंदर 1500 नाम आए हो, लेकिन 1500 नाम नहीं, क्या होता है 10,000 नाम हो, हमें सिर्फ 1500 दिए गए हो। ये भी हो सकता है। भी हो सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन ले गया था वर्ल्ड वॉर से पहले? चलो एल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यू था इसलिए भाग के यूएस आ गया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आया तो यूएस ही ना। कितने साइंटिस्ट थे जो वहां पहुंच गए थे? ये भी है। कितने साइंटिस्ट थे जो अर्जेंटीना पहुंच गए थे, जो कि बिल्कुल क्लोजेस्ट थे। ये तक हुआ था, यूएस ने ये तक किया था। मैं तो बताता हूँ, बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट, थोड़ा सा इससे बाहर है लेकिन ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है जनता के लिए भी। एक साइंटिस्ट था, वैक्सीन साइंटिस्ट था, वो नाजी जर्मनी का, मेरे को नाम याद नहीं है, मिलोगे उस पर फिल्म भी बनी हुई है उस बंदे पे, एमा वॉटसन की एक फिल्म है जिसके अंदर वो है। वो बंदा क्या करता था, और कंपनी भी है, वो कंपनी आज भी जर्मनी में अलाइव है। मैं उस कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, मैं इस पे लेना भी नहीं चाहूंगा। उसने किया क्या था, जर्मन कंपनी थी वो, मेडिसिन की, वैक्सीन की। उसका जो डॉक्टर था, जब ज्यूस को कैंप में भेजा गया था, तो ज्यूस के कैंप से ट्रेन जाती थी, जो कि सीधा वो ट्रेन कैंप में आके रुकती थी और कैंप से बाहर निकलती थी। तो जितने ज्यूस होते थे उनको ट्रेन में भरते थे और कैंप में लाके छोड़ देते थे। इन्होंने क्या, उस कंपनी ने क्या बोला, आप मेरे को 200 ज्यूस भेजो, मेरे को वैक्सीन टेस्ट करनी है। 200 ज्यूस हिटलर ने भरवाए, उस कंपनी के ऑफिस भिजवा दिए। ठीक है, उस डॉक्टर ने टेस्ट किए, 200 के 200 मर गए। तो उसने कहा यार वैक्सीन निकला नहीं कुछ रिजल्ट, 200 और चाहिए। फिर 200 ज्यूस गए हैं वहां पर और उनको फिर से उन पे वैक्सीन टेस्ट हुआ, 200 के 200 फिर मर गए। और ये सिलसिला चलता रहा। जो डॉक्टर था उसको उठा के यूएस ऑपरेशन पेपर क्लिप में ही अमेरिका ले आया कि हमारे लिए वैक्सीन बनाओ, मगर उसका भांडा फूट गया, वो पकड़ा गया। तो यूएस ने, सीआईए और एफबीआई ने मिलके जो है उसको छिपा के वहां से
अर्जेंटीना के अंदर भेज दिया और अर्जेंटीना में बंदे ने जाके फिर से सेम काम किया, फिर से वैक्सीन बनाई इतना करने के बाद। फिर लोगों को अब यहाँ, क्योंकि लोग अगर ध्यान से देखेंगे अर्जेंटीना में नाजीज का बहुत प्रेजेंस है आज भी। ठीक है, तुम वहां पर जाओगे तुम्हें दिखेगा जो वॉर से भाग गए थे ना लोग, वो तुम्हें सारे अर्जेंटीना में दिखेंगे नाजी के। इनफैक्ट जो हिटलर की जो सीरीज थी हंटिंग हिटलर, उसमें भी वही दिखाया था कि हो सकता है कि हिटलर अभी भी वहां पे प्रेजेंट हो, ऑल्दो अब तो नहीं हो सकता, उस जमाने में वहां पे प्रेजेंट हो सकता था। अब तो 120-121 साल की उम्र हो जाएगी। तो वही नहीं नहीं, अभी तो वो मर चुका होगा एनीवे, तो अभी possible नहीं है। लाइक जब तो वो तो फोटोज हैं वहां पे, उसकी लोगों ने फोटोज दिखाई हैं कि भाई ये देखो मेरे पापा इसके लिए गाड़ी चलाते थे, फोटो दिखाई है लोगों ने वहां पे, हीरा हिटलर 1970 की पिक्चर था वो। अब कितनी सही है कितनी नहीं, हो तो चलो बात की बात है, बट यही है ऑपरेशन पेपर क्लिप में क्या हुआ था। तो जितना यूएस का एडवांसमेंट हुआ है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि अमेरिकन ने नहीं किया है, वो नाजीज ने किया था, जो ऑपरेशन पेपर क्लिप में लेकर आए थे। और क्योंकि अब उनकी जनरेशन खत्म हो चुकी है, तो यूएस का हाल तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। उनकी सरकार का ही हाल देख लो, कमाला हैरिस जैसी औरत जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर हम उसको पनवाड़ी और परचून की दुकान ना चलाने दें, ठीक है, जितना उसका आईक्यू लेवल है। तो वही चीज है। तो यही जब आप ये कह रहे हो कि आप जितना भी वहाँ पे इनोवेशन हुआ है यूएस में अभी तक भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स, और उसका जितना भी क्रेडिट है वो नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप टेक की बात करोगे तो मैं टेक में नाज़ियों क्रेडिट नहीं दूंगा। वहाँ स्टीव जॉब्स है, वहाँ बिल गेट्स है, वहाँ पे एलॉन मस्क है, वहाँ पे हाँ डिफरेंट सीन। मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, जो उनकी कंपनीज थी बड़ी, जो उनकी गन बनाने की कंपनीज थी, लॉकहीड मार्टिन वगैरह। लॉकहीड मार्टिन आज के डेट में क्या बना रहा है भाई? वही मिसाइल वगैरह बना रहा है। बट कौन सी मिसाइल? यहाँ चाइना और रशिया ने हाइपरसोनिक बना दिया, लॉकहीड मार्टिन अब तक हाइपरसोनिक क्यों नहीं बना पाया? वो एक हिडन कंपनी है, ठीक है, क्योंकि उसके ऑपरेशन बहुत सीक्रेटिव है। हमें नहीं पता कि भाई कौन सी बंदूक बना रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सी मिसाइल बना रहे हैं, अपने शेयर होल्डिंग मीट में निकालते नहीं है सब चीज़ें। बट क्या वो इनोवेट कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ इनोवेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा वेपन इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अगर यूएस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है तो इसका मतलब लॉकहीड मार्टिन फेल हो चुका है, वो नहीं बना पा रहा है। ये तो सबसे पहले वो बनाता था। तो इन सारी कंपनियों के अंदर ऑपरेशन पेपर क्लिप में था कि ये तो था साइंटिस्ट, वेपन मैन्युफैक्चरर्स, क्या कहते हैं, वैक्सीन मेकर्स, फार्मा वाले, जितनी मेन इंडस्ट्री थी वहां से वो लोग उठा के लाए थे उनके साइंटिस्ट। तो मेरे को वही लग रहा है कि जो कल्चर है ना वो डाई डाउन हो गया उनकी यूएस की कंपनीज के अंदर, और बोइंग उनमें से एक है, नासा उनमें से एक है। एक जमाना था जब नासा कहता था कि हम जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाएंगे, हम रोमन टेलीस्कोप बनाएंगे, हम इलूसिड टेलीस्कोप बनाएंगे। उन्होंने बनाए भी, उन्होंने भेजे भी। आज वो कहते हैं कि भाई हम तो स्पेस के अंदर जो है अपनी एक सैटेलाइट भेजेंगे, उस पर न्यूड पिक्चर चिपका देंगे 4-5। और हाँ ये हुआ है, ये नासा ने, ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, अगर कोई सर्च करना चाहे तो एनडीटीवी का आपको न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क पोस्ट का ही मिल जाएगा। सो उन्होंने ये कहा था कि हम अपने स्पेस के अंदर एलियंस को ट्रैक करने के लिए न्यूड पिक्चर्स भेजेंगे यहाँ से, एंड देन वील सी कि अच्छा हम एलियंस को ट्रैक कर पाते हैं। जब कंपनी ऐसी स्टेटमेंट दे सकती है तो फिर मेरे को बोइंग का कोई भरोसा नहीं था। भाई यूएस में माल बहुत सही मिल रहा है यार, मंगवाओ इंडिया। हाँ, तो वहाँ क्या फूक रहे हैं भगवान ही जानता भाई। तो वही चीज है, और वहाँ फूक भी नहीं रहे। वहाँ पे आजकल जो फेंटनल का चस्का चढ़ा हुआ है लोगों को, वहाँ पर एक नया ड्रग आया हुआ है, किसी दिन उस पर भी शो करेंगे। तो बात वही है, बोइंग पे करेंगे। हाँ, बात वही है कि बोइंग का जो कल्चर पूरा का पूरा अंदर जो उनका खराब हुआ है, वो मुझे यही लगता है कि वो जो एक कल्चर था ना पिछले वाले सेंचुरी के अंदर, वो खत्म हो गया 20th सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी में जो अमेरिकन जब घुसे अंदर कंपनी में काम करने, एग्जैक्टली, तो वो क्या कर रहे हैं। अब ये एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि यूज्ड डिश सोप एज लुब्रिकेंट इन डोर सील, FAA's बोइंग 737 मैक्स ऑडिट फाइंड्स अनअक्सेप्टेबल लैप्सेस। तो ये स्टार लाइनर तक ये इशू सीमित नहीं है, ये बहुत जगह है, ये बहुत जगह और बहुत टाइम से चल रहा है। हाँ, बट बात ये है कि ये भी हाईलाइट होने अब शुरू हो रहे हैं हमारे पास, मीडिया के थ्रू ये इश्यूज अब आ रहे हैं। वही चीज। और ये रिपोर्ट ये कहती है एन एक्सटेंसिव ऑडिट conducted by the Federal Aviation Administration into Boeing 737 production process has unearthed numerous alarming issues, said a report by New York Times. Triggered by a concerning incident involving a door plug on 737 MAX 9 aircraft, the audit highlighted that the FAA deemed unacceptable lapses in quality control across Boeing and its supplier Spirit Aerosystems. तो वही है, चलिए ये तो एक है, ये अभी एक है, ये चीज है। इनफैक्ट 2024 आई थिंक जब से ही शुरू हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी, वो बोइंग के लिए हमेशा से ही खराब रहा है। पहले Jan 5 को उनका पूरा का पूरा डोर ही निकल जाता है, पूरा डोर प्लग, एंड देन वो टायर्स निकल जाते हैं, देन उनके जो विसल ब्लोअर्स है उनकी डेथ हो जाती है, दोनों की बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली। मैं बताऊं अभी फिर भी बहुत साफ चल रहा है। अभी
किस्मत है कि अभी तक कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। क्रैश नहीं हुआ, नहीं 2019 में इथियोपियन और वो जो क्रैश हुए थे, और लायन एयर क्रैश हुए थे, उसके ऊपर एक अलग पूरी स्टोरी है कि वो प्लेन बने क्यों। क्या हुआ था वो? भाई देखो, मैंने पहले ही बताया था कि दो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं, एयरबस और बोइंग। तो अगर मैं अभी डीप में जाना चाहूँ मैं डीप में बता दूं, अगर मैं ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ मैं ऊपर ऊपर से बता दूं, तो भाई कैसे सुनना चाहोगे? डीप डीप डीप। हमारे यहाँ पर इस शो पे सिर्फ और सिर्फ जो है हम डीप में बातें करते हम हैं। डीप जाते हैं। बताइए। तो भैया उसके लिए आपको ना थोड़ा समझना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट कैसे काम करता है। एयरक्राफ्ट के ऊपर होते हैं दो इंजन, वो प्रोड्यूस करते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट आपका पीछे को फोर्स देता है और एयरक्राफ्ट आपका आगे जाता है। दिस इज हाउ एन एयरक्राफ्ट वर्क्स। बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। तो जैसा कि अगर आपको याद होगा, अगर आप पॉडकास्ट अभी तक फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि 737 बहुत सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट था बोइंग का। अब 737 चल रहा था, उसके साथ में उसका कॉम्पिटिटर था A320 एयरबस का, एयरबस 320। तो एयरबस ने क्या किया, 2010 के अराउंड उसने अपना निकाला A320 NEO, NEO, जिसका फुल फॉर्म है न्यू इंजन ऑप्शन। अच्छा। प्लेन में फर्क कोई नहीं था, बस थोड़े बड़े इंजन थे, थोड़े फ्यूल एफिशिएंट इंजन थे, बाईपास रेशियो अच्छा था, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी थी उन एयरप्लेन्स की। तो बहुत सारी एयरलाइंस ने देखना शुरू करिए, वाह यार ये इंजन तो बहुत अच्छे हैं और एयरक्राफ्ट भी बहुत अच्छा है, तो हमारी फ्यूल सेविंग्स होगी। एयरक्राफ्ट कि कोई भी एयरलाइनर है, कोई भी आपकी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट उड़ा रही है, उसके लिए फ्यूल सेविंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उन्होंने थोड़े अपने ऑर्डर ज़्यादा प्लेस करने शुरू कर दिए A320 NEO के लिए। अब इस चीज़ से क्या हुआ, बोइंग हो गया पागल कि भाई ये क्या होगा, ये तो मेरी मार्केट खा रहा है पूरी। बोइंग ने सोचा एक काम करते हैं, एक बिल्कुल स्क्रैच से नया एयरक्राफ्ट बिल्ड करने से अच्छा जो एग्जिस्टिंग हमारा 737 है इसी को अपग्रेड कर देते हैं। क्या दिक्कत है, इंजन थोड़े बड़े लगा देते हैं तो हो जाएगा हमारा काम। चलो ठीक है, इन लोगों ने लगाने शुरू करे इंजन, और इन लोगों ने देखा कि जो हमारे जो इंजन है वो ग्राउंड से काफ़ी पास में है। क्योंकि अगर आप एक A320 को और अगर आप एक 737 को आमने सामने से देखोगे तो 737 थोड़ा नीचे होता है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। A320 थोड़ा ऊपर होता है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। आप सामने से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, A320 के जो इंजन होंगे ना पूरे गोल होंगे, पूरा सर्कल होगा, लेकिन 737 के इंजन अगर आप देखोगे फ्लैट होंगे, नीचे से थोड़े फ्लैट होंगे वो वाले इंजन। तो उसकी हमेशा से दिक्कत रही है, थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस उसकी कम है। तो इनको जो बड़े इंजन्स लगाने थे, इनको विंग के थोड़ा आगे लगाने थे वो वाले इंजन्स। अब विंग के थोड़ा आगे लगाने इंजन, तो उससे क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिलेगा और आपके जो फ्लाइट कंट्रोल्स है उन पे इफेक्ट आएगा। आपके ओवरऑल जिस तरीके से आपका जो प्लेन है वो चलता है, मनूवर होता है, उसकी फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपके चेंज आएगा। और इस चीज़ से ये देखा है कि जो आपका प्लेन है वो क्या कर रहा था, थोड़ा ऊपर पिचअप हो रहा था ऑटोमेटिकली। अच्छा। क्योंकि आपने इंजन आगे लगा दिया, अब थोड़ा वो उसका कुछ एरोडायनामिक्स का हुआ होगा, तो प्लेन आपको थोड़ा ऊपर पिचअप करना शुरू हो गया। ठीक है, अब प्लेन क्या करता है, ऊपर ऐसे क्लाइंब करता है। ठीक है, अगर मान लो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर आपने अगर आपको प्लेन को आपने बिल्कुल स्टीप एंगल पे चढ़ाना शुरू कर दिया तो वो स्टॉल मार सकता है। पूरे चांसेस हैं उसके स्टॉल मारने के। आप ज्यादा उसको ऊपर स्टीप क्लाइंब नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। आपका जो ये वाला एंगल होता है ना कि कितने एंगल पे ऊपर जा रहा है, उसको एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स में बता रहा हूँ। और होता क्या है कि बोइंग ने क्या किया, अपने इस प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह सब कुछ कम करने के लिए एक तो इंजन वाला काम कर दिया। और जब इन लोगों ने देखा कि प्लेन मेरा थोड़ा ऊपर जा रहा है जरूरत से ज़्यादा, इन लोगों ने छुपके से ना सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिया जिसको कहते हैं MCAS। वो प्लेन को जो है जो नीचे ऑटोमेटिकली हाँ, उसका भी मैं बताता हूँ क्या होता है। उसका फुल फॉर्म है मनूवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। एक बार देखना, यही नाम है ना MCAS। तो स्क्रीन पे भी नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो MCAS बोइंग ने लगा दिया छुपके से कि ये क्या करेगा, अगर मेरा प्लेन ज्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा एंगल ऊपर पे जा रहा है, तो थोड़ा उसको नीचे कर देगा, पिच डाउन कर देगा, ताकि वो स्टॉल वाली पोजीशन पे ना जाए। तो ये था बेसिकली काम MCAS का, कि उसको बस प्लेन को हल्का पिच डाउन करना था। तो चलो ठीक है भैया, बोइंग ने MCAS लगा दिया। लेकिन बोइंग ने यहाँ पे सबसे बड़ी वही था ना जहाँ बताया ही नहीं था उसने। एग्जैक्टली यहाँ पे इनका फ्रॉड शुरू होता है। इन लोगों ने किसी को नहीं बताया कि हमने कैसा सिस्टम लगा दिया, ना इन लोगों ने अपने मैनुअल्स में मेंशन किया, ना इन लोगों ने ऑपरेशन गाइड्स में मेंशन किया, कहीं कोई मेंशन नहीं किया कि MCAS लगा हुआ है, ये काम करता है नहीं करता, कैसे करता है, किसी को कुछ नहीं पता। चलो ठीक है,
दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये, एक तो बताया नहीं, ऊपर से इन लोगों ने क्या किया, MCAS कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा, ये इनपुट जो प्लेन ले रहा था वो ले रहा था एक एंगल ऑफ अटैक सेंसर से, अच्छा, और वो एक ही सेंसर था पूरे प्लेन में। तो एक ही सेंसर आपको ये बता रहा है कि प्लेन का एंगल ऑफ अटैक कितना है, और अगर वो सेंसर खराब निकल गया तो आपके पास कोई बैकअप सेंसर नहीं है जो आपको करेक्ट डेटा देगा, फिर प्लेन उसी के इनपुट को पिक करेगा कि मेरा प्लेन किस एंगल ऑफ अटैक पे जा रहा है। यही होता है उन दोनों एक्सीडेंट्स के अंदर। इथियोपियन एयरलाइंस का एग्जांपल देते हैं, या फिर पहले लायन एयरलाइंस का लेते हैं। लायन एयरलाइंस का कब हुआ था वो? लायन एयरलाइंस हुआ था आपका, फर्स्ट क्रैश लायन एयरलाइंस था अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 जो जावा सी में गिरा था। जावा सी में गिरा था। हाँ, अब बताते हैं उसमें हुआ क्या था। वैसे टू एड ए कॉन्टेक्स्ट, लायन और इथियोपियन दोनों क्रैशेस में एग्जैक्ट सेम चीज हुई थी, कोई फर्क नहीं था। उसके बाद ये जब देखा गया कि एग्जैक्ट सेम चीज है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुई, तो हुआ क्या था, प्लेन अपना आराम से ऊपर फ्लाई कर रहा है, अभी उसने जस्ट टेक ऑफ किया है, अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे जा रहा है, मुश्किल से 5000 फीट पे प्लेन पहुंचा होगा। जो एंगल ऑफ अटैक सेंसर है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो इकलौता सेंसर है पूरे प्लेन के अंदर, वो होता है खराब, वो डेटा फीड करता है गलत। वो पायलट को बताता है कि तुम्हारा प्लेन ऐसे नहीं जा रहा है, तुम्हारा प्लेन ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऊपर स्टीप जा रहा है, ठीक है। अब MCAS का क्या काम है, अगर प्लेन स्टीप जा रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली लेवल डाउन करो, उसको पिच डाउन करो, ठीक है। वो पीछे जो आपके हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर हैं शायद उनको कुछ ट्रिम वगैरह करता है, आपका प्लेन नीचे आता है, नोज डाउन करता है। लेकिन मेरा प्लेन तो ऑलरेडी ऐसा सीधा जा रहा है, वो हल्का सा ही ऊपर है, वो इतना बैंकिंग एंगल उसका है ही नहीं कि वो स्टॉल मारे। तो मेरा प्लेन जो ऑलरेडी सीधा जा रहा है, MCAS उसको और नीचे कर रहा है, उसको नोज डाउन कर रहा है जमीन की तरफ। और पायलट देख रहे हैं, पायलट को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। पायलट अपनी तरफ से पूरा, क्योंकि बोइंग के अंदर साइड स्टिक नहीं होती, बोइंग के अंदर योक होता है, वो योक पूरा खींच रहे हैं कि भैया वापस प्लेन ऊपर चला जाए, प्लेन ऊपर जा रहा है, फिर लेकिन MCAS उसको नीचे वापस उसको नीचे जा रहा है, फिर पायलट उसको खींच रहा है, भैया वापस ऊपर है, फिर MCAS उसको नीचे लेके जा रहा है। ऐसे साइकिल बनती गई। जब वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का FDR का डेटा बाहर आया ब्लैक बॉक्स से कि भैया हुआ क्या है, तब उसमें ऐसे 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 पैटर्न्स बने आए हैं कि भैया फ्लाइट को लगातार ऊपर खींचा गया, MCAS उसको नीचे लेके गया है, और अल्टीमेटली प्लेन आपका क्रैश किया। और जैसे ही ये बोइंग को पता लगा भैया प्लेन क्रैश मार गया है, बोइंग ने सारे बोल दिया भैया उनको, क्योंकि उनको तो पता ही था ना क्या है। MCAS का तो बोइंग को तो पता था, बाकी जनता को नहीं पता। लेकिन वो रुका कैसे? क्योंकि यहाँ पे कहता है MCAS was implicated in two fatal crashes claiming the lives of 346 individuals. The first crash occurred in October 2018 when a MAX 8 operated by Leon Air crashed into Java Sea. The second incident took place in March 2019, almost 6 महीने के बाद, involving an Ethiopian Airlines 737 MAX that crashed shortly after takeoff from the Adas Dabaha. जब इनका ये फर्स्ट एयरप्लेन क्रैश हुआ तो उस टाइम पे तो उन्हें पता हुआ कि MCAS की वजह से ही हुआ है, तो उन्होंने सेकंड तक उसे रोका क्यों नहीं है, फिर उसे हटाया क्यों? फ्रॉड हो जाता ना फिर। नहीं, उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन कि प्रोबेबिलिटी थी कि हो सकता है शायद MCAS की वजह से हो गया। अच्छा, तब तक वो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट ना हो। हाँ, क्योंकि उसके बाद जब दूसरा क्रैश हो ना 6 महीने बाद, इन दोनों क्रैशेस का एग्जैक्ट सेम पैटर्न सामने निकला है कि दोनों एग्जैक्टली सेम तरीके से क्रैश करे। उन्होंने उसके ऊपर तब उनको पता लग गया कि हाँ भैया ये MCAS ही है, इसी की वजह से ये क्रैश हुआ है। और उस टाइम पे फिर पब्लिक आउटरीच भी बहुत हो गया, भैया 6 महीने के अंदर 2 प्लेन क्रैश कर गए हैं। यहाँ पे एक आध अगर प्लेन क्रैश कर जाए तो बहुत बड़ी न्यूज होती है, वो हर जगह आती है। अभी ब्राजील का प्लेन क्रैश किया है, वो तो बहुत भयानक वीडियो थी यार। हाँ, वो तो सीधे प्लेन ऐसे नोज डाइव मारते सीधे भड़ाम आके गिरा, वो तो बहुत गंदा सीन था। बट 2 पैसेंजर एयरलाइनर, क्योंकि देखो यार मैं एक पैसेंजर हूँ, मैं जब भी एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहा हूँ मैं भरोसा कर रहा हूँ कि हाँ भैया मैन्युफैक्चरर ने प्लेन ढंग से बनाया है, मेंटेनेंस वालों ने अपना काम ढंग से किया है, जो पायलट उसको फ्लाई कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड है। तो मैं अपना ट्रस्ट दिखा रहा हूँ एविएशन अथॉरिटीज पे, अपनी जान का ट्रस्ट कि आई ट्रस्ट इन यू, कि आपने जो जो किया है सब कुछ सही किया है। जब ये ट्रस्ट ब्रेक होता है ना कंज्यूमर का, फिर बहुत दिक्कत होती है। वही चीज है। जब मैंने शुरू में बोला था कि बोइंग बहुत अच्छा काम कर रहा था, उस टाइम पे सेइंग थी इफ इट इज गोइंग आई एम गोइंग। अब सेइंग उल्टी हो चुकी है, इफ इट इज गोइंग आई एम नॉट गोइंग। अगर बोइंग है, और ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं फ्लाइट बुक कर रहा था, मैंने देखा A320 है कोई दिक्कत नहीं है, A330 है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा 737 MAX 8 है, मैं कहा भैया हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ में नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते। और
एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक एयरलाइन है इंडिया में जो भी नई नई बनी है, मेरे ख्याल से शायद 1.5-2 साल ही हुए हैं उस एयरलाइन को, नाम नहीं लूंगा बट समझने वाले समझ गए होंगे। उसके पास अभी जितने लाइनअप है एयरक्राफ्ट बोइंग के हैं वो सारे नए 737 मैक्स 8 है, मैक्स 8 और मैक्स 9 है। हाँ, हमारे काफी नाम तो हम भी नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ठीक है, मगर आप लोग समझ ही गए होंगे पिछले 2-3 साल में कौन सी एक बड़े इन्वेस्टर की एयरलाइन आई है। डरने की जरूरत नहीं है उसमें कोई आपको, मगर फिर भी बोइंग रहता है तो कुछ पता नहीं रहता। अभी वही है ना, देखो यहाँ पर ये कहा है कि following a Justice Department investigation, Boeing agreed to a $2.5 billion settlement, acknowledging that its employees had misled regulators regarding the safety of 737 MAX. Part of this settlement include a $500 million fund for the families of victim, although lawsuits are still ongoing. हाँ, तो देखो बोइंग ना बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत। ये समझो वो एक हवाई जहाज बेचती है, उस एक हवाई जहाज का खर्चा उनको पेमेंट आ जाती है 600-700 करोड़ की, ठीक है। उसके लिए 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चैरिटी कर रहा है वो बंदा। हाँ, उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए ये है कि भाई मेरा शेयर का प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इन्फॉर्मेशन को छिपाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कंसील करने के लिए, ऐसा नहीं कि उनको ये नहीं समझ में आया होगा। बोइंग के अंदर जो इंजीनियर जिन्होंने डिजाइन किया है, हाँ, उनको ये चीज समझ नहीं आई होगी कि भाई एक सेकंड, ये जो हरकत कर रहा है ये हम कैसे कर सकते हैं, हाँ, पर वो बोलने नहीं देंगे उसे। क्योंकि अगर बोल देंगे तो फिर ये हो जाएगा कि भैया बोइंग में खराबी है। अगले दिन क्या होगा, वहां खुलेगा नैस्डैक और क्या कहते हैं तुम्हारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बोइंग का स्टॉक 25% डाउन। प्लस एक और रीजन इसका ये है कि ये एयरलाइन को एक ऐसा प्लेन बेचना चाहते थे जो शुरू में रेडी टू फ्लाई है। आपको अपने पायलट्स को कोई सिमुलेटर ट्रेनिंग नहीं देनी है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। जो पहले प्लेन फ्लाई करता था ये प्लेन वैसे ही फ्लाई कर रहा है, तो आपको एडिशनल सिमुलेटर ट्रेनिंग नहीं देनी। ये वही हवाई जहाज है ना जिसको इन्होंने शायद 2011 में रिवील करना था, मगर डिले होता गया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम इनका डिले हुआ तो उन्होंने पता क्या करा था, बोइंग ने गत्ते का बना हुआ 737 खड़ा कर दिया था शोकेस के अंदर। वो शायद 787 वाली स्टोरी है, हो सकता है 78 ड्रीमलाइनर है शायद, 787 ड्रीमलाइनर है। तो बात वही है ना कि बात बोइंग है वो, ये बोइंग ये काम कर रहा है, सबके सामने कर रहा है, खुले में कर रहा है। वो FAA को बना रहा है भैया कि नहीं भैया देखो मेरा प्लेन तो बिल्कुल सही है, तुम्हें क्या दिक्कत है। और क्योंकि उनका इतना ज्यादा दबदबा भी है और मोनोपोली इन द मार्केट, FAA भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो है तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। FAA भी कुछ नहीं कर पा रहा। ये तो वही चीज होगी ना, तुम्हारे घर पे पुलिस आई है और तुमने जो पुलिस को जो है 400 रुपए देके कहा कि भाई जो है मेरे पे जो ये वाला केस मत करियो, ये चला दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या तू मेरे को 400 दे रहा है, वो सामने वाला जिसको बचाना वो मेरे को 2000 दे रहा है। पर आप ये सब सोचो, इन सब में सोचने वाली बात ये है कि सफर कौन कर रहा है अल्टीमेटली, पैसेंजर, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल ह्यूमन जिसकी कोई गलती नहीं है, जो सुबह 9 बजे ऑफिस जा रहा है, शाम को घर आ रहा है, आराम से अपने बीवी बच्चे संभाल रहा है, एक जिंदगी जीना चाह रहा है। कभी कभी सोचता चलो यार एक वेकेशन पे चलते हैं, टिकट बुक कराता है, फ्लाइट के पैसे देता है, वेकेशन पे जाता, पता लगा प्लेन में गैस का फेलियर हो गया, प्लेन गया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर हवाई जहाज का, जो 787 ड्रीमलाइनर की हम बात कर रहे हैं, उसकी भी जो डिलीवरीज है ना, ये जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी बंद करवा दी गई है सरकार के द्वारा कि भैया ये हवाई जहाज सही नहीं है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर था टेल का, हाँ, वो जो स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रोसीजर उससे बहुत डिफरेंट है, तो उसका भी प्रोडक्शन रुक चुका है। तो बोइंग मेरे को नहीं लगता इस समय शायद से 747 अगर कहीं उड़ रहा होगा तो उड़ रहा होगा, वही एक ऐसा हवाई जहाज होगा जो उस समय मैं कहूँगा कि भाई ये बोइंग का मैं सब पूरा भरोसा कर सकता हूँ। जस्ट 747, ठीक है, और सबसे महंगा वो होगा, क्योंकि देखो अगर बोइंग की हिस्ट्री खोलोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि जो इंजाम लग रहे हैं ना बोइंग पे, ये आज के नहीं लग रहे हैं, ये लग रहे हैं पिछले 10 साल 12 साल डेकेड बेसिकली, जब भी उनका मर्जर हुआ है उसके बाद से ही सब शुरू हो गया है। नहीं मर्जर ये समझो, मर्जर 1997 में हुआ है, उसके 10 साल बाद जाके हाँ, तो ये समझो चीजें खराब होने में भी समय लगता है ना। हाँ। अगर कंपनी को बनने में 70 साल लगे 80 साल लगे तो उसको खराब होने में 10 साल लगेंगे ना। हुआ क्या है, जब से ये 787 ड्रीमलाइनर वाला कांड, उसके बाद सब देखोगे लंका लगी है हर साल। अल जजीरा ने एक इनकी स्टिंग ऑपरेशन करा था बोइंग के ऊपर 2014 या 13 के अंदर, और उसके अंदर जो है खूब सारे, उसके अंदर बोइंग के एम्प्लॉयज हाँ, उनसे पूछा गया था, हिडन कैमरा से इंटरव्यू लिया था, पूछा जा रहा था कि भाई आप इसमें उड़ना चाहोगे, यहाँ पर क्या होता है, तो उसमें बंदे क्या बता रहे हैं
कि भैया यहाँ पर तो लोग जो है माल फूकते हैं, माल फूकने के बाद आके यहाँ पे स्क्रू लगाते हैं। हाँ अब जो FAA की इंस्पेक्शन हुई उसमें क्या पता लग रहा है, वहाँ के जो इंजीनियर हैं वो स्क्रू किससे लगा रहे हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड से स्क्रू कस रहे हैं उस हवाई जहाज के, इसलिए दरवाजे खुल रहे हैं। और उसके अंदर क्या पता लगा कि भैया यहाँ पर तो जो लोग आते हैं वो सिर्फ फूक के नहीं आते हैं, कुछ पी के भी आते हैं। पी के भी आते हैं, ठीक है, और पी के वो लोग बकचोदी करते हैं। वहाँ बकचोदी कैसी करते हैं, लुब्रिकेंट होता है जब आपको किसी दरवाजे को अंदर पुश करना है, दबाना है, कुछ करना है, तो उसमें लुब्रिकेंट लगाते हैं ताकि वो अच्छे से अंदर पुश होके फिर स्क्रू टाइट हो। ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें डिश वॉशर का सोप लगा दे रहे हैं, साबुन से मल रहे हैं उसके अंदर कि लो भैया अब लग घुसाओ इसके अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी के अंदर डॉक्यूमेंट्री में ही लास्ट में एक बंदे के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि भाई आप उड़ना चाहोगे इसमें? तो कहता हाँ मैं उड़ तो लूंगा, लेकिन तभी उड़ूंगा जब मेरी मरने की इच्छा होगी या मेरी डेथ विश होगी तब मैं इसमें उड़ूंगा। वो अप्रोक्सीमेटली 15 लोगों का 15 एम्प्लॉयज से पूछता है भैया वुड यू लाइक टू फ्लाई ऑन दीज, वुड यू लाइक टू फ्लाई ऑन दीज। हर बंदा मना करता है, नो नो नो। एक बंदा से पूछता है क्यों, आई हैव सीन द क्वालिटी ऑफ शिट गोइंग डाउन। हाँ एक बंदा ये बोलता है नो आई वुडंट फ्लाई ऑन दीज प्लेन्स। भाई जब एक मैन्युफैक्चरर खुद नहीं उड़ना चाहता उस प्लेन पे, जो बना रहा है जिसको पता है कैसे हो कि इसमें क्या क्या चीजें होनी है, क्या क्या नहीं होनी, भैया हम क्या है फिर उसके सामने। वही बात है ना, वही चीज़ है। और इसीलिए, और ये चलो दो हमने फ्लाइट अभी बताई, ठीक है, उसके बाद इनका क्या इंसिडेंट हुआ है। एक अलास्का एयरलाइंस थी जहाँ पे वो 9 लोग थे। कौन सी? नहीं वो तो जनवरी में हुआ था ना, वो दूसरा जनवरी में हुआ था। अलास्का एयरलाइंस एक्सपीरियंस्ड अ मिड एयर ब्लोआउट इन्वॉल्विंग अ मैक्स जेट प्रॉम्प्टिंग मल्टीपल फेडरल प्रोब्स इंक्लूडिंग अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बाय द FBI. Investigators found that bolts crucial for securing the door plug panel were missing after repair work conducted at a Boeing factory. Exactly. जो डोर प्लग के जो बोल्ट होते हैं ना, वही ढंग से नहीं कसे गए। तो ये हो सकता है कि कोई माल फूक के आया हो सुबह सुबह फैक्ट्री में, उसने कहा अच्छा दरवाजा लगा दिया क्या, और वो नट वहीं भूल गया, नट वहीं और घर चला गया पर सोने मस्त, और वो जब हवाई जहाज गया तो वो नट लगे ही नहीं थे। और तो ये जब ये लोग लेके जाते होंगे उड़ाने के लिए, तो वो लोग कुछ फाइनल चेक्स, कुछ क्वालिटी चेक्स, कुछ नहीं होता क्या? यार देखो, बोइंग के जो फ्यूजलाज बनाता है वो बनाता है स्पिरिट एरो सिस्टम्स। स्पिरिट एरो सिस्टम एक प्राइवेट कंपनी है जो बोइंग के जो सिर्फ फ्यूजलाज होते हैं ना उनको बनाती है, उनको भेजती है। वो लोग आगे कॉकपिट वगैरह, टेल वगैरह सब कुछ लगा के प्रॉपर एक एयरक्राफ्ट असेंबल करते हैं। तो बहुत सारा जो ब्लेम है वो स्पिरिट एरो सिस्टम्स पे भी है कि तुमने मैन्युफैक्चरिंग को गलत किया है या फिर तुमने इसमें कमी छोड़ दी है, वरना हम तो तुम पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे। हमें तो ये लग रहा है कि तुम फ्यूजलाज भेजोगे, हम उसको ऐसे ही उड़ा देंगे। तो बेसिकली तो ब्लेम गेम हो गया, ब्लेम गेम भी हो खेल गया। रहे हैं। प्लस गलती बोइंग की भी है कि अगर वहां से फॉल्टी चीज आई तो तुमने उसको चेक क्यों नहीं किया, तुमने अपनी तरफ से क्वालिटी उसकी इंश्योर क्यों नहीं करी कि वो बिल्कुल सही प्रोडक्ट तुम्हारे पास आया है। देखो यही है, देखो बोइंग तो अपनी जगह गलत है ही, क्योंकि वो तो बहुत शेडी चीजें कर रहा है, बट इसमें बाकी जो है ना वो भी साफ नहीं है। ये स्पिरिट एरो सिस्टम ले लो, ठीक है, या तुम अब ले लो एक इंसिडेंट था जहां पर कि प्लेन जो है यूनाइटेड एयरलाइंस का प्लेन था, वो टेक ऑफ कर रहा है और उसमें 14 टायर लगे होते हैं उसमें से एक टायर गिर जाता है, नीचे गिर जाता है और जाके गाड़ियों के पार्किंग लॉट में जाके कुचलता जाता है गाड़ी। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि देखो इसके अंदर जब आप डोर की बात कर रहे हो कि डोर जब आपने डोर का लॉक कसा कि नहीं कसा, कुछ करा कि नहीं करा, तब वो बोइंग और स्पिरिट एरो सिस्टम्स की गलती है। मगर जैसे आप आते हो कि भैया टायर गिर गया, तो टायर बोइंग और वो फिट नहीं कर रहे, क्योंकि टायर जो होता है वियर होता है, टायर आपको चेंज करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो टायर कौन चेंज कर रहा है? वो एयरलाइन चेंज कर रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बोइंग है, यहाँ पे सब केयरलेस है। और अब एक चीज नोटिस करो, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर अभी तक बोइंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, यूएस में सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मेजॉरिटी यूरोप में क्यों हो रही है? क्यों? वहां पे लोग माल फूक के काम कर रहे हैं। सिर्फ ये रीजन नहीं है, माल फूक के तो इंडिया में भी लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चेक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। लेकिन ये समझो हमारे यहाँ तो पहली बात हवाई जहाज ही नहीं बनता, तेजस बनता है और उसकी भी प्रोडक्शन बहुत लो क्वांटिटी में है। मगर हमारे यहाँ हवाई जहाज बनने लग जाए तो हमारे यहाँ भी ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जिसको कि तुम फैक्ट्री में भेजो तो उसका पहले ड्रग टेस्ट हो कि भैया इसमें कुछ कि आप ऐसी चीज बनाने जा रहे हो जिस पर 400 लोगों की जिंदगी डिपेंडेंट है भाई उस प्लेन और आप सिर्फ एक नहीं बना रहे हो, आप उसके 100 बना रहे हो, 100 हवाई जहाज हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है, तो कंपनी अपनी जगह है, लेकिन कंपनी बंदे हायर कैसे कर रही है? सबसे बड़ा इशू ये है। लोगों को एक चीज देखनी पड़ेगी, यूएस और यूरोप ये दोनों की जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, ये खत्म हो रही है।
क्योंकि वहाँ पे कल्चरल शिफ्ट है एक बहुत बड़ा। कल्चरल शिफ्ट की बात भी नहीं है। आप ये समझो कि यूएस के अंदर ऐसा क्यों है कि उनको कॉन्स्टेंटली इमिग्रेंट्स चाहिए होते हैं इंडिया से, कि भाई बंदे भेजो बंदे भेजो बंदे भेजो, यूनिवर्सिटी में बंदे भेजो। क्योंकि यूएस और यूरोप के अंदर देखो, ये ना कल्चरल चेंज कह सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा ब्रॉडर व्यू में देखना पड़ेगा। ब्रॉडर व्यू क्या है इसका? पहली जनरेशन मेहनत करती है, दूसरी जनरेशन जो है उसको थोड़ा आगे बढ़ाती है, तीसरी जनरेशन उसको थोड़ा और आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके फल चूसती है, चौथी जनरेशन कुछ नहीं करती है, निकम्मी होती है। ये हर घर की कहानी है। वो आराम से बैठ के क्योंकि खाती उन्हें है। सब कुछ मिला भी होता है, उसको तो सब कुछ मिला हो। तो कुछ करने की जरूरत तो नहीं होती। यूएस में क्या हो गया है, जेनजी और मिलीनियल्स जो हैं वो गॉन केस है, ठीक है। तो अब तुम देखोगे यूएस के अंदर टॉप पोजीशंस पे कौन बैठा हुआ है, उनकी कंपनीज के अंदर ही। गूगल का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, ठीक है, वीजा का सीईओ कौन है, मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है, स्टारबक्स से चलो हटा दिया अभी, वहीं पे वहां पर भी इंडियन ही थे, ओनली फैंस का सीईओ कौन है। ये क्या बताता है कि अमेरिकन बूढ़ों को, बूमर्स को पता है कि हमारी जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो है अमेरिकन और यूरोपियंस की, ये नल्ली है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इनको हाथ में फोन दे दो, टिकटॉक के सामने इनको लड़कियों के कपड़े पहनवा के नचवा दो, इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं आता, कुछ चाहिए नहीं उनको, और चाहिए नहीं उनको। फोकस ही वही है। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ रहा है, मजबूरन उन्हें अपनी कंपनीज का कंट्रोल वगैरह सब जो है इंडियंस, फॉरेनर्स को देना इसका एक आउटलुक ये भी हो सकता है, क्योंकि कुड भी अगर जो लोग टिकटॉक पे जाके अपना वीडियो बना रहे हैं, उन्हें पता है कि हमें कम एफर्ट करना पड़ रहा है और हमें पैसा मिल रहा है। कहीं यहाँ कम एफर्ट की बात नहीं है, यहाँ पर है कि आपकी एक पर्टिकुलर जनरेशन का आईक्यू लेवल कितना है। वो तो है ही, मतलब हाँ। क्योंकि दे बिलोंग फ्रॉम फोर्थ जनरेशन, उनको सब कुछ हाथ में थाली में परोस के दे दिया गया है, तो वो तो एक दैट वुड बी लाइक अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बट देयर सारे अमेरिकन के पर्सनालिटी। साथ ऐसा नहीं है ना, ये भी तो समझो। आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते ना। जनरलाइज, बहुत सारे अमेरिकन जो गरीब हैं, एमिनेम गरीब था, हाँ, बट डॉक्टर ड्रे गरीब था, तो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते ना कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम वैसा है। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आपने एक पर्टिकुलर जनरेशन को इस स्टेट ऑफ माइंड में डाल दिया है जहां पर वो सोचता है कि भाई मैं बोइंग में जाके स्क्रू क्यों लगाऊं, मैं टिकटॉक बना लेता हूँ। समझ रहे हो, मैं इतना मेहनत करके वहां पर जो है दिन का $500 क्यों कमाऊं, जब मैं टिकटॉक पे जो है सिर्फ लौंडिया बन के नाचूं, लौंडा, तो मैं दिन का $1000 बना सकता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब जो बोइंग की फैक्ट्री और उनकी फैक्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरर जा रहे हैं ना, वो अनस्किल्ड है, वो फोर्सफुल हायरिंग हो रही है कि भैया बोइंग के पास ऑर्डर है कि भैया 100 हवाई जहाज आपको देने हैं, मेरे पास वर्क फोर्स नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को भी उठा के जो है अब मैं डाल दे रहा हूँ। अब मैं चेक नहीं कर रहा कि भाई वो नशा करता है, हाँ, वो क्या कर रहा है, उसको क्रिमिनल है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पता उसे, हाँ। बस वो घुस रहा है अंदर। और अब क्या हो सकता है भाई, हमें जो है बोइंग कह रहा है भाई 100 हवाई जहाज का ऑर्डर है, फटाफट बनाने 2 साल में डिलीवरी देनी है, लेकिन हमारे पास वर्क फोर्स इतनी है कि अभी डिलीवरी 6 साल में होने वाली है। 787 के साथ क्या हुआ, 4 साल डिले हुआ। स्टार लाइनर के साथ क्या हुआ, 14 साल डिले हुआ मिशन, क्योंकि उनके पास बंदे ही नहीं है उसको बनाने के लिए, उनके स्किल्ड बंदे ही नहीं है। स्किल्ड बंदे कहाँ हैं, चाइना बैठे हैं। स्किल्ड बंदे कहाँ हैं, इसरो में बैठे हैं। यूरोप में भी बैठे हैं। यूरोप में भी नहीं है भाई, रशिया में। रशिया बोलो तुम, यूरोप नहीं बोल सकते। यूरोप की तो यूरोप में कौन है, यूरोप में तो पूरी पॉपुलेशन जो है रिवर्स हो चुकी है। वहां तो इन्होंने वो घुसवा दिए 2011 से लेकर 2018 तक जो मिडिल ईस्ट के इमिग्रेंट्स, अब वहां पर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। अब तुम देख लेना वहां पर जो है पूरा का पूरा यूरोप के अंदर एक वेव आएगी शरिया की, ठीक है, और वहां होगा सिविल वॉर। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तुम देख लेना। इंग्लैंड में ऑलरेडी हो रहा है, फ्रांस नेक्स्ट है। प्रोटेस्ट तो चल ही रहे हैं, लंदन की पूरी स्ट्रीट्स में राइट्स चल रही राइट्स, हाँ, तो डेली राइट्स हो रहे हैं वहां। और वहां की यंग जनरेशन सोचो, कह रहा हूँ डम। तुम ये देखो, एक हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जाके पैलेस्तीन के अंदर छोटे बच्चों, इजराइल के अंदर जाके छोटे बच्चों को उठा के माइक्रोवेव में डाल के जला देती है उनके घर वालों के सामने। और अमेरिका और यूरोप की तुम जेनजी को देखो, वो उनके फेवर में खड़े होकर अपने कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। ये दिखाता है कि उनका आईक्यू लेवल कितना। मैं बोलता हूँ ना, लेफ्टिस्ट और लेफ्टिज्म और कम्युनिज्म, ये धरती के लिए ना, ये डीमन क्रिएटेड सिस्टम्स हैं। ये धरती के लिए सिर्फ तबाही लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, ठीक है। और सोचो, तुम ये सोचो LGBTQ, जो कि अगर तुम देखो मिडिल ईस्ट में अगर कोई LGBTQ अपने आपको घोषित कर देता है, बीच चौराहे पे सड़क पे नंगा करके पहले मारेंगे और फिर जान से मारेंगे बेल्ट से, ठीक है। LGBTQ में क्या दिक्कत है भाई, किसमें, उनके LGBTQ में देखो हर रिलीजन का अपना अपना कुछ सिस्टम है, ठीक है।
मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस्लाम रिलीजन है, इस्लाम नहीं मानता एलजीबीटीक्यू के अंदर, मगर प्रॉब्लम ये है कि कुछ देश उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, कुछ देश उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। अगर आप गाजा के अंदर एलजीबीटीक्यू के मेंबर हो तो आपकी सजाए मौत है सबके सामने, फांसी और 100 लैशेस बेल्ट से, उसका तो आपको फांसी होगी भाई सबके सामने। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एलजीबीटीक्यू तो भाई बहुत सही चीज है यार, लेट्स गेट बिरयानी टुनाइट क्विकली, क्या दिक्कत है भाई? बिरयानी वाली एलजीबीटी, तो यहाँ पर बिरयानी नहीं, यहाँ पर होता है लेट्स गेट टुनाइट। जो कहना है मरन दो भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बिरयानी चाहिए भाई, भूख लगी, कोक पियो। वही चीज है, देखो अरे भाई कोक कोक, भूख लग रही है, गला सूखा है। बिरयानी चाहिए, कोक मांग रहे हैं भाई। थोड़ा यूज दे दो तो मोनेटाइज करवा के फटाफट से तुम्हारे को बिरयानी भिजवाए, हम यहाँ पे रखवाएंगे अगर मोनेटाइज हो जाएगा जिस दिन, उस दिन जो है सबके लिए, जो हमारे पहले 100 व्यूअर जो कमेंट के अंदर आके हमें सुपर चैट करेंगे 1 लाख रुपए, उनको जो है 500 रुपए की बिरयानी मुफ्त। चलो नेक्स्ट। तो हाँ यही बात है कि देखो उनकी जनरेशन हो गई बर्बाद, ठीक है, डेड। हाँ जो मैं भी बता रहा था इसका, अगर एलजीबीटीक्यू के मेंबर आप हो गाजा के अंदर तो आपकी सजाए मौत होती है। अमेरिका के जेनजी के एलजीबीटीक्यू कह रहे हैं हमारा जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद। तुमसे मेरा यही है भाई, क्यों हो अमेरिका में, बिस्तर बांधो, गाजा में लैंड मैं करवाऊंगा तुम्हें चाहिए हेलीकॉप्टर, तुम्हें चाहिए प्राइवेट जेट, भाई मैं दे रहा हूँ पैसा 4 लाख रुपए, तो मुझे डीएम करो, मैं तुम्हें हवाई जहाज दे रहा हूँ, जा गाजा लैंड करो, अगर जिंदा वापस आ गए तो 1 करोड़ और दूंगा, ठीक है, बट वापस आके दिखाओ तुम जिंदा गाजा से, और जाके वहां पर चिल्ला के बोलना हमास को मैं एलजीबीटीक्यू, एक गोली आएगी, 1 गोली सिर्फ यहाँ अंटे पे, बस खत्म गेम, उसके बाद खत्म टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय। उसी टाइम ऑन तो ये क्या है, ये जनरेशनल प्रॉब्लम है यूएस के अंदर की वर्कफोर्स जो है। अब तुम देख रहे हो भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कमाला हैरिस जैसी औरत को वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना देंगे। क्लास मॉनिटर छोड़ो भाई, उसकी दुकान होती है जूता सिलने की, हाँ जूता सिलने की दुकान अगर तुम कमाला हैरिस को दे दोगे भाई, वो दुकान लॉस में चली जाएगी, समझे। अगर तुम उसको परचून की दुकान चलाने को दे दोगे ना, सारा गुटका वो खुद खा जाएगी, क्या कर ठीक है भाई फिर। हाँ, उसकी हंसी इतनी भयानक है कि अर्चना पूरन सिंह फेल है। तुम उसकी हंसी सुन लो कमाला हैरिस की, तुम कहोगे अर्चना पूरन सिंह कौन। भाई वो कौन सा एक वीडियो आ था जिसमें वो बोल रही थी कि मैं स्टारबक्स जाती हूँ, जो कॉफी का कप होता है वो व्हाइट कलर का होता है, जब मैं कॉफी पीती हूँ मेरी लिपस्टिक का निशान हो जाता। भाई वो बोला क्या था उसने? पता नहीं, बस उसको उससे पूछा गया कि वो उसको अब ये बताना है कि मैं बता रहा हूँ ना, मुझे प्रेसिडेंट के लिए आप वोट करें, क्यों। मैं स्टारबक्स में मैंने जो है एक गिलास उनसे मंगाया, तो उसमें मेरी लिपस्टिक लग गई थी, तो मैंने उनको कहा कि आप ये ऐसा गिलास बनाएं कि मेरी लिपस्टिक ना लगे इस पे, तो इसलिए मुझे वोट दीजिए प्रेसिडेंट बनाने के लिए। हा ये कमाला हैरिस है भाई। मेरा दिमाग दर्द हो गया वो सुन के। -10 है, अगर जो बाइडेन -10 है तो कमला हैरिस -1000 -10,000। मैं भाई उस दिन कौन था हमारे साथ, मेरे को याद नहीं, कोई हमारे साथ शो पे था, ये बात उठी थी और उन्होंने कहा कि बाइडेन जो है, बाइडेन और कमाला हैरिस में अगर कंपैरिजन, आई रिमेंबर ये हमारे बीच में एक होम टीम ही हो रहा था शायद से, तो वहां पर ही मैंने बोला कि देखिए आप बाइडेन और कमाला हैरिस को कंपेयर नहीं, मैं मानता हूं बाइडेन चलता फिरता लाश है, ठीक है, मगर जब आप कमाला हैरिस को देखते हो और कमाला हैरिस की तरफ आप आंख उठाते हो तो आपको क्या दिखता है कि चलती फिरती लाश नहीं है, ये एक चुड़ैल की आत्मा है जो आई हुई है धरती को खत्म करने के लिए, ठीक है। तुम सोचो उस औरत को तुम जाके क्या दे रहे हो, स्टारबक्स पे वो प्रेसिडेंट के लिए वोट मांग रही, क्यों, क्योंकि मैंने स्टारबक्स का ग्लास चेंज करा दिया, उसमें मेरी लिपस्टिक लग गई थी। तो यही बात है कि देखो ये ना बहुत यूएस का जो पूरा सिस्टम हो गया ना, बहुत क्रिमिनल उसके अंदर जा रहा है। और इसी से वापस मैं बोइंग पर आऊंगा, और बोइंग के अंदर ही सिर्फ ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हमें पता है या फिर एफएए ने करा, बोइंग के अंदर के लोग आए थे जिन्होंने कहा कि भाई हम इस कंपनी में काम नहीं कर सकते क्योंकि ये लोगों की जान अब खतरे में डालेगी। प्रॉब्लम ये है कि इस समय बोइंग अगर कुछ भी डिसीजन ले रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बाइडेन और कमाला हैरिस की लॉबी के बिना वो डिसीजन कोई ले। तो वो तो वैसे भी बोइंग का लाइक व्हाइट हाउस में उनका दबदबा तो है ही ना, तो वही तो लॉबी पावर है ना। लेकिन लॉबी पावर में आप ये थोड़ी कर सकते हो कि भाई कोई बंदा आपके पास आ रहा है और आप उसको लिटरल मरवा दो, चुप करवाने का, तब मैं एक बार को समझ सकता हूँ। पैसे खिला दिए, चुप करा दे भाई, यहाँ तो 2 बंदे पेल दिए, मार दी जान से, परमानेंटली चुप करा दिए भाई। क्या नाम था इनका? एक बंदा देखो, जोशुआ डीन और जॉन बार्नेट। देखो भाई ये रिपोर्ट बोल रही है, और ये देखो पता है, और ये दोनों ही 2 महीने के अंतराल हुए, लाइक जो जॉन बर्नेट की डेथ हुई है वो आई थिंक कुछ 9 मार्च को हुई है, देन जोशुआ डीन उनकी डेथ हुई है 30 अप्रैल को। तो मार्च और अप्रैल में 2 बंदे जो अच्छे खासे
चल रहे थे, जी रहे सब कुछ थे। सही था भाई, And सब उनका- कुछ सही था। हाँ। आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे भाई बोइंग का अंदर कल्चर खराब हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग खराब हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल इनका खराब हो रहा है। ये पढ़ो, बार्नेट जॉन विसल ब्लोअर जॉन बार्नेट died by suicide हाँ, according to a police report released on Friday, bringing an end to an investigation सो of the shocking death. उनकी जो डेथ भी हुई है ना, वो एक्चुअली अपने किसी इन्वेस्टिगेशन पे उन्हें शो अप करना था, बट अपेरेंटली उन्होंने कुछ हॉलिडे उन्होंने बुक करा था, एंड देन ही कुड नॉट शो अप फॉर दिस। Exactly. तो उन पे एक वेलफेयर रिसर्च करा था पुलिस ने कि भाई क्या चल क्या रहा है कहाँ आदमी, एंड देन ही फाउंड कि भाई वो किसी पार्किंग लॉट में ट्रक ड्राइवर पे। भाई फिल्म उनके बना हाथ दो में भाई, वो इस पर मजा सा आ जाएगा भाई, प्रॉपर फिल्म की कहानी है ये। मैं मानता नहीं कि बंदा इसने सुसाइड करी होगी, जो बंदा पूरी दुनिया को खुलेआम बता रहा है यार, यहाँ पे देखो बंदे ने लिखा भी 32 साल काम करा है इन्होंने 32 बोइंग साल में। भी काम कर रहा है। Barnett, a former quality manager who worked at Boeing for decades, told the New York Times in 2019 that he had discovered unsafe wiring clusters in Boeing manufacturing process. उसने बहुत खुलासे करे कि भाई बोइंग के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्वालिटी डिफेक्ट्स होते हैं, बट बोइंग ने क्या किया, आप जाओ वेकेशन पे, चलो निकलो फिर ऊपर। अरे वो सिर्फ उतना नहीं था, इसने ये भी लिखा हुआ है, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है शायद, ये भी इसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग एन एग्जामिनेशन ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम्स, बार्नेट डिस्कवर्ड अ फेलियर रेट ऑफ 25% इन 787 बोइंग ड्रीम लाइनर। बहुत ज्यादा है भाई ये। ही एट्रीब्यूटेड नहीं ही सो नहीं ये नहीं दो टेस्टिंग ही फाउंड दैट अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द ऑक्सीजन सिस्टम्स कुड बी डिफेक्टिव एंड मे नॉट एक्टिवेट व्हेन रिक्वायर्ड। Exactly. उन्होंने ये भी अपना कंफर्म करना था उस इन्वेस्टिगेशन में कि जो 1 out of 4 ऑक्सीजन मास्क वो सारे डिफेक्टेड है। इफेक्टेड है, हाँ सही बात है। देखो बोइंग के अंदर लैप्सेस हो रहे हैं सेफ्टी को लेके, क्वालिटी को लेके, शॉकिंग नहीं है यार। बंदे ने बोला है, एंड आई हैवंट सीन अ प्लेन ऑफ आउट ऑफ चार्ल्सटन येट that I had put my name on it saying it's safe and airworthy। कि मैं कोई ऐसे प्लेन को नहीं बोलूंगा कि ये बंदा ये प्लेन सेफ है और ये एयरवर्दी है जाने के। बताओ, क्वालिटी इंजीनियर बोल रहा है ये, जिस बंदे ने काम किया वो ये बंदा मोर देन 3 decades। मोर देन 3 decades। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई बोइंग इस समय एज अ कंपनी कहाँ जा रही है। एक लेजेंडरी कंपनी है और हवाई जहाज़ों का हमें भी शौक है, 2 ही कंपनी है, बट हम एयरबस कितना ही सुनते हैं न्यूज़ में। भाई एयरबस नहीं आता, अगर आप देखोगे एयरबस का जो A320 है वो सबसे तगड़ा फ्लाई करता है। A320 हो गया, A320 neo हो गया, A321 हो गया, A330 हो गया, A340 हो गया, A350 हो गया, A380 हो गया। भाई A380 कितना बड़ा प्लेन है। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे एमिरेट्स और एतिहाद ने अपने लिए बनवाया कि भैया एक काम करो, सुनो तुम हमारे लिए नहीं, प्लेन इसके पीछे कहानी है, मैं बताता हूँ। वो पता है क्यों प्लेन वहाँ पे है? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो प्लेन वहाँ पर इसलिए क्योंकि कतर को फीफा वर्ल्ड कप करवाना था। उसके पीछे कारण क्या है? कतर, देखो कोई भी फीफा वर्ल्ड कप अगर ध्यान से देगा, लास्ट है इसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे, कोई भी अगर फीफा वर्ल्ड कप को ध्यान से देखे तो क्या होता है, कभी भी किसी देश के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होना होता है तो उसके पीछे वोटिंग होती है। फीफा के काउंसिल मेंबर्स होते हैं जो वोट करते हैं। जब कतर को करवाना था तो उन्होंने काफी लोगों को पैसा दे के खरीद लिया था। उनको एक वोट बड़ा चाहिए था, और वोट उनके पास कहाँ से आ सकता था? फ्रांस का एक फुटबॉलर था, एक्स फुटबॉलर, जो कि काउंसिल मेंबर था। हाँ, उसको इन्होंने खरीदने की कोशिश करी। उसने मना कर दिया, मैं नहीं खरीदूं, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, मैं जिसको वोट देना मैं दूंगा, मैं यूएस को वोट दूंगा, जो भी हमारे उसमें कंपटीशन है तो उनको वोट दूंगा। कतर की सरकार गई है फ्रांस की सरकार के पास और उनको बोला हमें ये वोट चाहिए, आप बताओ कैसे मिलेगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उनको कहा, जो उस समय जो मैक्रोन से पहले प्रेसिडेंट था उसकी बात, उसने कहा कतर को कि आप हमारे एयरबस के 50 A380 का ऑर्डर दे दीजिए, मैं अपने उस बंदे को बोल के आपके फेवर में वोट डलवा दूंगा। इसीलिए इतिहाद और एमिरात्स और इन सब के पास, और वो क्योंकि वो कतर ने लिया और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया अपने, क्योंकि सबका पैसा लगा हुआ है, वो सिर्फ यूएई का नहीं है, उसके अंदर सबका पैसा, कतर एयरवेज और ये जितने सभी आपस में दोस्ती यारी में चलते हैं। तो एक ने खरीदा, बाकियों को उसने सस्ते में बेचा, और कतर के लिए वो खरीदने वाले उनके लिए इन्वेस्टमेंट थी कि इसके बदले 50 A380 के बदले अब जो है हमें वर्ल्ड कप का वोट मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी कहानी है। तो क्यों सारे के सारे A380 आपको जो है मिडल ईस्ट में दिखते हैं? तो और ये आज का नहीं है, 2011-12 के अंदर ये हो गया था, तब की डील हुई तब थी, उनका वोट का उन्होंने डिसाइड तब उनका वोट का डिसाइड होना था उस समय, तो तब भी हो चुका था। तो ये कारण था क्यों उतने A380 वहाँ दिखते हैं। तो यही है कि बोइंग से थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और देख दाग के चलें। जहां अगर एयरबस का प्लेन दिखता तो वो अभी फिलहाल के लिए सेफ है, आगे Safe। का हम कुछ कह नहीं सकते, बट
इंडिया में देखिए, इंडिया के अंदर फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा बहुत तो हम सेफ हैं, क्योंकि हमारी कंपनी फिर भी थोड़ा ध्यान रखती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यूएस के अंदर मामला थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा ही है। तो इसी को आज रैप अप करते हैं हम लोग यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। अपनी आप लोग खैर बनाइए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट शो।